नमस्ते दोस्तों, संस्कृत साथी यूट्यूब चैनल में मैं गौरव आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार बोर्ड 12th क्लास संस्कृत चैप्टर 7 जिसका नाम बिहारस्य संस्कृत परंपरा है, इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। ये जो चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बाकी अन्य चैप्टर का बात करें तो उन सभी चैप्टरों से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है यह 7वां चैप्टर है जिसका नाम है बिहारस्य संस्कृत परंपरा। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि बिहार राज्य कैसे संस्कृत के साहित्य, ग्रंथ, रचना एवं लेखकों को संजो कर रखा था, संरक्षित कर रखा था। उनका इतिहास कब से कब तक रहा है, किस तरह से रहा है, उन सभी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चूँकि हम लोग बिहार बोर्ड से पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर बिहार से संबंधित है, इसलिए यह चैप्टर कुछ खास बन जाता है और इस चैप्टर से अधिक क्वेश्चन आते हैं, इसलिए यह चैप्टर अति आवश्यक है। आप में से कई छात्रों ने कमेंट किया था कि सर हम हिंदी में नहीं, संस्कृत का बुक है तो संस्कृत में ही पढ़ना चाहते हैं, इसलिए हम अब से यानी कि इस 7वां चैप्टर से पूरा कोशिश करेंगे कि संस्कृत में ही पढ़ाएं और संस्कृत में पढ़ाते समय उसका अनुवाद करके आप लोगों को समझाएं ताकि आप अपने एग्ज़ाम में उसको समझ करके अच्छा से लिख सके। तो आप लोगों के डिमांड पर हम इसको हिंदी में अनुवादित नहीं किए हैं, जैसा कि संस्कृत में देखने को मिल रहा है, यह जो दिया हुआ है इसी तरह से हम इसको संस्कृत में ही पढ़ेंगे और इस तरह से इसका अनुवाद करके हम आपको समझाएंगे। तो चलिए इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं। चैप्टर को आप शुरू से अंत तक देखिएगा, बीच में स्किप नहीं कीजिएगा। अगर बीच में स्किप कर दिए तो समझ में नहीं आएगा और ये चैप्टर जो है इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपके जो मित्र होंगे जो संस्कृत लिए होंगे 12th क्लास में, उनको शेयर करना नहीं भूलिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमसे जुड़े रहने के लिए कृपया करके इसको सब्सक्राइब कीजिए, संस्कृत साथी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी वीडियो डाला जाएगा तो आपको सबसे पहले अपडेट मिलेगा और आप हमारे वीडियो से वंचित नहीं रहिएगा। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है बिहारस्य संस्कृत परंपरा। सबसे पहले हिंदी में बुक के तरफ से ही कुछ दिया रहता है, कुछ नहीं, मतलब कि ये एक तरह से परिचय है, चैप्टर का परिचय है, तो हर चैप्टर में दिया रहता है। तो आइए यहाँ से शुरू करते हैं। जो चैप्टर है कि बिहार राज्य अपनी संस्कृत सेवा के लिए अत्यंत प्राचीन काल से प्रसिद्ध रहा है। यानी कि हम लोग भी जानते हैं कि बिहार राज्य की जो संस्कृत परंपरा है बहुत ही प्राचीन रहा है, जिसमें हमें अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे सम्राटों को भी देखने को मिलता है, सम्राटों का बारे में पढ़ने को मिलता है। आज तक यहाँ के संस्कृत कवियों तथा लेखकों की संस्कृत रचनाएं देश देशांतर में प्रसिद्ध पा रही है। मिथिला के राजा जनक संस्कृत विद्वान के महान संरक्षक थे। यानी कि जो मिथिला के राजा जनक थे, जिनके बारे में हमें रामायण में देखने को मिलता है कि माता सीता के पिता महाराज जनक मिथिला के राजा थे, वे संस्कृत के महान संरक्षक थे। वे बहुत बड़े विद्वान थे और संस्कृत के बहुत बड़े ज्ञाता थे, जिनकी राज्यसभा में याज्ञवल्क्य जैसे दार्शनिक और धर्मशास्त्री प्रतिष्ठित थे। यानी कि जनक की सभा में आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, यहाँ से जो क्वेश्चन बनने वाला है वो क्वेश्चन है कि मिथिला के राजा कौन थे, तो आपको आंसर देना है कि मिथिला के राजा जनक थे। जनक के सभा में कौन था, तो याज्ञवल्क्य। आपको ऑप्शन में याज्ञवल्क्य को चुन करके टिक मारना होगा, जो कि दार्शनिक और धर्मशास्त्री थे। पाटलिपुत्र में कौटिल्य और आर्यभट्ट जैसे विद्वान रहते थे। आपसे यह भी पूछ सकता है कि कौटिल्य और आर्यभट्ट कहाँ के रहने वाले थे, तो अपने बिहार के ही पाटलिपुत्र, यानी कि अभी जिसको हम पटना के नाम से जानते हैं, वहाँ के रहने वाले थे। क्रांतिकारी शास्त्रीय रचनाएं संस्कृत भाषा के लिए गौरव है। इस पाठ में बिहार की संस्कृत सेवा का संक्षिप्त परिचय है। यानी कि जैसा कि हमने भी बताया कि इस चैप्टर में संस्कृत के बारे में कि बिहार राज्य जो है संस्कृत के लिए कब से कैसे तत्पर था, उसके सेवा में कैसे तत्पर था, उसके बारे में इस चैप्टर में दिया गया है। आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। यहाँ से हमारा चैप्टर शुरुआत होता है। इससे पहले जो हम देखे हैं, यह
चैप्टर के बारे में परिचय था। यहाँ से चैप्टर शुरू होता है। तो यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू है। यह संस्कृत में ही दिया हुआ है। हम पूरा कोशिश करेंगे कि शुद्ध शुद्ध उच्चारित करके इसका जो भावार्थ है वो हम आपको समझाएं। चूँकि जो 12th का जो संस्कृत का किताब है इसमें वैदिक संस्कृत लिखा हुआ है, यानी कि बहुत बड़ा बड़ा शब्द, जैसे कि ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, बहुत बड़ा बड़ा शब्द है। इसलिए कहीं कहीं हो सकता है कि कुछ गलत हो जाए, जिसको हम सुधारने का पूरा कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इस तरह से शुरू होता है कि भारतस्य वर्णस्य बोल दिए। भारतस्य वर्षस्य कंठहार रूपम बिहार राज्यम पर्वतराजाद हिमवतो दक्षिण दिशायां देवनदी मुभयत स्थितम नैसर्गिकी भी संपद भिर्लंकृतम। यानी कि भारतवर्ष के कंठहार के रूप में जो बिहार राज्य है, जिसके दक्षिण दिशा में पर्वतराज हिमालय है, तथा देव नदी जिसके बीचों बीच से देव नदी, यानी कि जिस देव नदी गंगा नदी को यहाँ पर कहा गया है कि गंगा नदी के दोनों तरफ जो राज्य बसा हुआ है, जो कि सारे प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण है, वह राज्य कौन है? बिहार है। आपसे पूछा जाएगा कि भारतस्य वर्षस्य कंठहार रूपम डैश डैश डैश, तो आपको मानना होगा बिहार राज्य। यानी कि भारत के कंठहार के रूप में, यानी कि गले के हार के रूप में। कंठहार रूपम मतलब हो गया गले का हार। तो भारतवर्ष के गले का हार कौन है? तो बिहार राज्य है। आपसे सीधा सीधा यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है। आगे देखिए कि दक्षिण दिशा में कहा कि पर्वतराज कहाँ है? तो दक्षिण दिशा में। और देव नदी यहाँ पर संबोधित किया गया है गंगा नदी को कहकर कि गंगा नदी इसके बीचों बीच से बहता है, जिसके दोनों तरफ बिहार बसा हुआ है, जो कि सारी प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण है। गंगायाम वामतो दक्षिण तश चानेका सदा नीरा नद्यो सर्वदा पूर्यन्ति। यानी कि गंगा नदी के वामतो यानी कि बाएं वाले भाग में और दक्षिण में सदा नीरा का मतलब होता है वैसा नदी जो हमेशा जल से परिपूर्ण रहता है। तो जल से हमेशा परिपूर्ण रहने वाला नदी सर्वदा पूर्यन्ति, यानी कि बिहार के सेवा में हमेशा तत्पर रहता है, हमेशा उसके ज़रूरतों को पूरा करते रहता है। गंगा नदी और उसके जैसे और नदी जो हमेशा सदा नीरा रहते हैं। यानी कि बिहार राज्य में जो नदी बहते हैं मुख्य रूप से तो गंगा माना जाता है कि गंगा नदी जो बीचों बीच से बहता है, और उसके साथ साथ और भी नदी है जैसे गंडक हो गया। इस तरह से नदी जो है उनको यहाँ पर सदा नीरा नदी कह करके संबोधित किया गया है। एतस्य राजस्य प्रतिष्ठा मेधाविनो लेखका काव्यश्च सूर्य सरस्वती सेवायाम समर्पित वयसोय भुवन। यानी कि यहाँ के इस राज्य के प्रतिष्ठित मेधावी लेखक और कवि सरस्वती की सेवा में हमेशा समर्पित रहे हैं। जीवनस्य चतुर्षु पुरुषार्थेषु धर्मार्थ काम मोक्षाख्येषु। यानी कि जीवन के 4 जो पुरुषार्थ है, आपसे पूछा जाएगा कि जीवन के कितने पुरुषार्थ है, तो जीवन के 4 पुरुषार्थ है। धर्म, अर्थ, आप इसको लिख लीजिए कि मनुष्य जीवन के कितने पुरुषार्थ है, तो 4 पुरुषार्थ है यहाँ पर दिया हुआ है। धर्म, अर्थ, पहला है धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम और चौथा मोक्ष। धर्म का मतलब कि जैसा कि हमारा जो धर्म होता है, हम उस धर्म के अनुसार जो काम करते हैं। अर्थ का मतलब हो गया कि आय, पैसा। काम का मतलब कि जो हम कर्म करते हैं। और मोक्ष का मतलब कि हम इस आत्मा को उस परमात्मा से कैसे मिलाए, यह मोक्ष में आता है। देखिए कि चतुर्षु पुरुषार्थेषु धर्मार्थ काम मोक्षाख्येषु स्वरचना भी बिहारवासिनः
प्राचीना लेखका महती ख्यातिम वापनुवन। यानी कि इन चारों पुरुषार्थ, जो पुरुषार्थ है धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन सभी में अपने अपने रचनाओं से वे प्राचीन लेखक महती ख्याति प्राप्त किए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर जैसे में दिया हुआ है कि धर्मशास्त्रे याज्ञवल्क्य स्मृति, यानी कि धर्मशास्त्र में याज्ञवल्क्य की स्मृति, अर्थशास्त्रे कौटिल्येन रचितम अर्थशास्त्रम, यानी कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र। यहाँ इस सभी चीज़ों को आप नोटिस कर लीजिए, लिख लीजिए कि याज्ञवल्क्य स्मृति, याज्ञवल्क्य धर्मशास्त्र में ये लिखे हुए हैं याज्ञवल्क्य स्मृति याज्ञवल्क्य जी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। आपसे पूछ सकता है कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है, तो कौटिल्य है। कामशास्त्रे पाटलिपुत्र एवावस्थितेन वात्सायनेन रचितम कामशास्त्रम, यानी कि कामशास्त्र में पटना के ही रहने वाले वात्सायन ने कामशास्त्र और मोक्ष शास्त्रे, यानी कि कामशास्त्र और मोक्ष शास्त्र का रचना किया हुआ है। कौन, तो वात्सायन, जो कि पटना के ही रहने वाले थे। च गौतमयस्य न्यायदर्शनम याज्ञवल्क्यस्य च बृहदारण्यकोपनिषदिषु वर्तमानं बृहत् तत्वचिन्तनं सर्वदा चिंतन कौशलम प्रकटयति। यानी कि और गौतम न्याय दर्शन के बारे में गौतम जी लिखे हैं, और याज्ञवल्क्य का जो बृहदारण्यकोपनिषद है वह वर्तमान में बृहत् तत्व चिंतन और चिंतन कौशल को प्रकट करता है। तो यहाँ पर हमें बहुत से कवियों के बारे में, लेखकों के बारे में बताया गया है। सबसे पहले धर्मशास्त्र के बारे में जो लिखे हुए हैं याज्ञवल्क्य जी, याज्ञवल्क्य स्मृति, उनके बारे में। उसके बाद कौटिल्य के बारे में जो कि अर्थशास्त्र लिखे हुए हैं। उसके बाद वात्सायन के बारे में जो कि काम शास्त्र और मोक्ष शास्त्र का रचना किए हुए हैं। उसके बाद गौतम के बारे में जो कि न्याय दर्शन का रचना किए हुए हैं, और याज्ञवल्क्य जो कि बृहदारण्यकोपनिषद का रचना किए हुए हैं। इन सभी को आप लिख लीजिए, मैंने जैसे जैसे बोला है उस तरह से लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ टाइप में क्वेश्चन आएगा। आगे देखिए कि आगे क्या कर रहा है। आगे देखते हैं कि कहा गया है बृहदारण्यकोपनिषदः तृतीयाध्याये जनकस्य सभायां याज्ञवल्क्य एकाएव बहुनां विदुषां प्रश्नानां सफल उत्तरम ददाति। यानी कि बृहदारण्यकोपनिषद जो पुस्तक है उसके तृतीय भाग में जनक के सभा में याज्ञवल्क्य के बारे में बताया गया है कि वे एकाएक करके बहुत से विद्वानों के प्रश्नों का सफल उत्तर देते हैं। तत्र गार्गी वाचकन्वी नाम शास्त्र कुशला पंडिता भी वर्तते। यानी कि वहाँ पे जनक के सभा में याज्ञवल्क्य के साथ गार्गी जो कि जिनको वाचकन्वी के नाम से भी संबोधित किया जाता है वो भी उपस्थित थी। याम याज्ञवल्क्य अति प्रसन्ना निवारयति। यानी कि वहाँ पर याज्ञवल्क्य अधिक से अधिक प्रश्नों का उत्तर देते हैं। मिथिलायाम विदेहाभिधाने नापि प्रसिद्धायाम गृहे गृहे सरस्वती नर्तनमिति परिजात हरण्य काव्य कविकर्ण पुरोदर्शयति। और मिथिला के या मिथिला को विदेह के नाम से भी जाना जाता है। तो मिथिला विदेह के घर घर में, हर घर में, घर घर में, गृहे गृहे सरस्वती नर्तनमिति, सरस्वती जो है नर्तन करती है, नाच करती है। यह बात परिजात हरण काव्य में कविकर्णपुर दर्शाए हुए हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि परिजात हरण काव्य के लेखक कौन है, तो कविकर्णपुर। या इस तरह से पूछ सकता है कि कविकर्णपुर का रचना क्या है, तो परिजात हरण काव्य। ये जो चैप्टर है इसमें लेखक के बारे में, उनके कृति के बारे में अधिक बताया गया है। कविकर्णपुर अपने परिजात हरण काव्य में क्या बताते हैं, देखिए। जानकी जनन भूभि
ऋक्षताम्बुजाक्षी मिथिलेयं ग्रतः यत्र विज्ञवदनेषु दर्पिता नृत्यति प्रतिगृहं सरस्वती। क्या है? जानकी जनन भूभि ऋक्षताम्बुजाक्षी मिथिलेयं ग्रतः यत्र विज्ञवदनेषु दर्पिता नृत्यति प्रतिगृहं सरस्वती। इसका अर्थ हो जाएगा कि जानकी जनन भूमि, कि इस जानकी जनन भूमि सीता के भूमि को देखो, यानी कि इस बिहार के बारे में बात हो रहा है, विदेह के बारे में बात हो रहा है कि इस बिहार को देखो जिसके घर घर में एक विद्वान है और इस विद्वान के मुख पर सवार होकर के सरस्वती गर्व से नृत्य कर रही है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि इस जनक जननी इस बिहार को, इस विदेह को देखो जहाँ जिस मिथिला के हर घर में विद्वान के मुख पर सरस्वती गर्व से नृत्य कर रही है। आगे देखते हैं, आगे दिया हुआ है कि मिथिलायामेव माहिष्मति ग्रामे संप्रति महिष्मति ज्ञाते, यानी कि मिथिला के माहिष्मति ग्राम में, जिसको आज हम माहिष्मति के नाम से जानते हैं, महिष्मति, कदाचित मंडन मिश्रेण मीमांसा दर्शन कुशलेन सम शंकराचार्यस्य शास्त्रार्थो बभूव। कभी मंडन मिश्र के साथ, जो कि मीमांसा दर्शन में कुशल थे, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मीमांसा दर्शन में सकुशल कौन थे, तो मंडन मिश्र जी थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है, आप इसको ध्यान कर लीजिए। उनके साथ शास्त्रार्थ हुआ था शंकराचार्य का। मंडन मिश्र पत्नी भारती छात्र निर्णायिका सिदिति जनश्रुतु। ऐसा लोगों का कहना है, सुना गया है कि जब मंडन मिश्र और शंकराचार्य के बीच शास्त्रार्थ हुआ था तो इसका जो निर्णायिका थी वह मंडन मिश्र की ही पत्नी भारती थी। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मंडन मिश्र की पत्नी का नाम क्या था, तो भारती था। मीमांसा दर्शन में कुशल कौन है, तो मंडन मिश्र है। मंडन मिश्र के साथ शास्त्रार्थ कहाँ हुआ था, तो माहिष्मति ग्राम में हुआ था। और किसके साथ हुआ था, तो शंकराचार्य के साथ हुआ था। आप इन सभी बातों को गौर से लिख लीजिए, ध्यान से सुनिए। आप कहीं भी वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आगे देखिए, अनेके मीमांसा ग्रंथा मंडन मिश्र कृता उपलभ्यन्ते, यानी कि मीमांसा ग्रंथ के बारे में मंडन जी के द्वारा लिखा हुआ अनेकों ग्रंथ मिलते हैं। न्याय दर्शनस्य सूत्रकारो गौतमो बिहार एवं सारण्य प्रदेशे न्यवसत, यानी कि न्याय दर्शन के सूत्रकार जो गौतम हैं वो बिहार के सारण क्षेत्र में रहते थे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि गौतम बिहार के किस क्षेत्र में रहते थे, तो सारण्य क्षेत्र, जिसको आज हम सारण के नाम से, सारण जिला के नाम से जानते हैं। अगर सारण वाले इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट जरूर करेंगे। आगे देखिए, तस्मिनेव दर्शनेन उदयनाचार्यः मिथिलाभिजनः आत्मतत्त्वविवेकं न्यायकुसुमाञ्जलिं न्याय परिशुद्धिं चेति ग्रंथत्रयं रचितवान, यानी कि जो न्याय दर्शन में जो गौतम जी लिखे थे उसी न्याय दर्शन के अंतर्गत उदयनाचार्य, एक और कवि है उदयनाचार्य जो कि मिथिला के ही रहने वाले थे, उन्होंने भी रचना किया है और तीन रचना किया है। सबसे पहला आत्मतत्व विवेकम, उसके बाद न्याय कुसुमांजलिम, न्याय परिटीका परिशुद्धिम, ये 3 ग्रंथ रचे हुए हैं। आगे देखिए, हाँ, आपसे यहाँ पर यह क्वेश्चन पूछेगा कि उदयनाचार्य कहाँ के रहने वाले थे, तो मिथिला के रहने वाले थे। उदयनाचार्य ने किन ग्रंथों का रचना किया है, तो आपको लिखना है आत्मतत्व विवेकम, न्याय कुसुमांजलिम, न्याय परिका शुद्धिम। आगे देखते हैं कि दक्षिण बिहारे राज संपोषितम नालंदा विद्यापीठम बहुकालम मुख्यतो
बौद्ध धर्म दर्शन अध्ययन केन्द्रम बभूव। यात्राचार्या नाना शास्त्रेषु कुशला महायान संस्कृत ग्रंथान रचितवंत। यानी कि दक्षिण बिहार में जो है, बिहार के जो दक्षिण वाले भाग है वहाँ पे राज संपोषितम यानी कि राजाओं के द्वारा संरक्षित पोषित, यानी कि राजाओं ने संस्कृत के विद्वानों को, संस्कृत के ज्ञाताओं को संरक्षित किया, उनको भोजन अर्थ सभी तरह से उनका सेवा किया। और वहाँ पर नालंदा विद्यापीठ, जो नालंदा विद्यापीठ है वहाँ, वह जो बहुत समय तक बौद्ध दर्शन का केंद्र बना था। यानी दक्षिण बिहार में जो नालंदा विश्वविद्यालय हुआ बहुत समय तक बौद्ध धर्म का अध्ययन केंद्र बना हुआ था। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नालंदा जो है वह किस धर्म के अध्ययन का केंद्र बना हुआ था, तो आपको आंसर मारना है बौद्ध धर्म। बभूव यात्राचार्य नाना शास्त्रेषु कुशला, यानी कि वहाँ पर रह कर के विद्वानों ने अनेकों शास्त्र कुशल से रचना किए हुए हैं। महान संस्कृत ग्रंथान, अनेकों संस्कृत के ग्रंथ रचे हुए हैं। सोन नदस्योपतीरम स्थितस्य प्रतिकूट ग्राम स्याभिजनो वानभट्टः महान गद्यकारो बभूव। यानी कि सोन नदी के तट पर जो कि प्रतिकूट ग्राम है वहाँ के रहने वाले बाणभट्ट एक महान गद्यकार हुए। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बाणभट्ट कहाँ के रहने वाले थे, तो प्रतिकूट ग्राम के। प्रतिकूट ग्राम कहाँ है, तो सोन नदी के किनारे है। और बाणभट्ट क्या थे, तो महान गद्यकार थे। आपसे पूछेगा कि गद्यकार इनमें कौन है, तो बाणभट्ट मारना है। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन, आगे हम चैप्टर को देखते हैं। तस्य हर्षचरितम कादम्बरी चेति गद्य काव्य द्वयम संस्कृत गद्य रचनाया कीर्ति स्तंभ रूपेण राजते। यानी कि बाणभट्ट जी के द्वारा जो दो रचना लिखा हुआ है, हर्षचरितम और कादम्बरी, ये संस्कृत गद्य के रचना के कीर्ति स्तंभ के रूप में दर्शाया गया है। आगे देखिए, कह रहा है कि आधुनिकेऽपि काले मैथिल संस्कृत पंडिताः संस्कृत परंपरा साधु वहन्ति। यानी कि जो आधुनिक काल के मैथिल संस्कृत पंडित हैं वे संस्कृत की धारा को बखूबी निभाए हुए हैं, बहाए हुए हैं, चलाए हुए हैं। दरभंगा नरेश संपोषणात् प्रायशः 4 वर्षेभ्यः संस्कृत भाषायां न्याय व्याकरण साहित्य तंत्र ज्योतिष धर्मशास्त्रादिषु परः सहस्रा ग्रंथा रचिता। यानी कि दरभंगा नरेश के देखरेख में संस्कृत भाषा में न्याय व्याकरण साहित्य तंत्र ज्योतिष और धर्मशास्त्रों में अनेकों रचना हुए हैं। ये सा मूलखे खूब अप्यस त्रासंभव, जिनका यहाँ पर उल्लेखित करना संभव नहीं है। 19तमे शतके पंडित अंबिकादास व्यासः काशितो जीविकार्थ बिहारमागतः। यानी कि 19वीं यानी कि 19वीं सदी में पंडित अंबिकादास व्यास काशी से जीविकार्थोपार्जन के लिए बिहार आए थे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पंडित अंबिकादास व्यास कहाँ से कहाँ आए थे, तो काशी से बिहार आए थे। कब आए थे, तो 19वीं सदी में आए थे। आगे देखिए कि तेन संस्कृत भाषायाः प्रथमः उपन्यासः शिवराज विजयो रचितः। यानी कि पंडित अंबिकादास व्यास 19वीं सदी में काशी से बिहार आकर के उन्होंने अपना पहला संस्कृत भाषा में पहला उपन्यास शिवराज विजय की रचना की। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि शिवराज विजय के रचयिता कौन है, तो पंडित अंबिकादास। आगे देखिए कि तदनु पटना
कालेजस्य संस्कृताध्यापको रामावतार शर्मा बहून् संस्कृत प्रबंध नाटकदीन अरचयत। यानी कि उसके बाद पटना कॉलेज के संस्कृत अध्यापक रामावतार शर्मा बहुत से संस्कृत में प्रबंध नाटक रचे हुए हैं। तद्र रचना मिथिला संस्कृत विद्यापीठात प्रकाशिता। कुछ समय के बाद कुछ रचनाओं को मिथिला संस्कृत विद्यापीठ से प्रकाशित भी हो चुका है, यानी कि मिथिला संस्कृत विद्यापीठ जो है वो प्रकाशित भी किए हुए हैं रामावतार शर्मा के नाटकों को। आगे देखिए कि तदनु संप्रतीकेषु लेखकेषु कविषु च रामकरण शर्मा, काशीनाथ मिश्र, जगन्नाथ पाठकादाय प्रतिष्ठिता संति। कि उसके बाद कुछ और भी लेखक हैं और कवि हैं, जैसे कि रामकरण शर्मा, काशीनाथ मिश्र, जगन्नाथ पाठक, जो कि प्रतिष्ठित हुए हैं, नज़र में आए हैं। आगे देखिए, उपर्युक्तास्में एव पारंपरिक शैली दधाना प्राप्यन्ते संस्कृत भाषायां सर्वथा नवीनां भावभूमि शैली च समाश्रित्य आचार्यो जानकी वल्लभ शास्त्री काकलिनीतामिकया प्रथमयैव रचनाया प्रचुरां कीर्तिमाप्तवान्। यानी कि जो संस्कृत जो भाषा है वह पारंपरिक शैली को अपनाते हुए हमेशा नवीन भावभूमि यानी कि नया भावभूमि और शैली पर आश्रय रखा हुआ है। जैसे कि आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री जो है कि अपना काकली नामक एक रचना रचे, जो कि प्रथम रचना प्रचुरा कीर्ति माप्तवान। यानी कि नए शैली में वो बहुत एक रचना रचे जिसका नाम है काकली, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। अधुना संस्कृत भाषायां छंद मुक्त रचनापि दृश्यते, किंतु प्रदेशयास्य कवयस्तमिस्मिन् विषये प्रायेणोदासीना इति समासेन बिहारस्य संस्कृत परंपरा दर्शयुतम शक्यते। यानी कि आज का जो संस्कृत भाषा है वह छंद मुक्त भी नज़र आता है, लेकिन बहुत से कवि इसके तरफ ध्यान नहीं दिए हुए हैं। अभी इसमें ज़्यादा रचनाएं देखने को नहीं मिला है। इस तरह से बिहार राज्य के परंपरा को दर्शाया गया है इस पाठ में। इस तरह से आपका जो यह पाठ है समाप्त होता है। पूरे पाठ को हमने कवर किया है। आपको जहाँ भी जो भी समझ में नहीं आया हो उसको 2 बार 3 बार देखिए, क्योंकि यह पाठ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस पाठ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन और 5 नंबर का क्वेश्चन सब बनता है। इसलिए यह चैप्टर जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस आपको जब 6 माही एग्ज़ाम होगा आपके विद्यालय में तब ही पता चल जाएगा। वैसे हम लोग भी जब 12th क्लास में थे, संस्कृत का जब एग्ज़ाम देने गए थे तो इस चैप्टर से अच्छा खासा क्वेश्चन आया था। आशा करते हैं यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया हो। अभी इससे संबंधित हम चाह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो, तो जैसे ही हम आधा सिलेबस को ख़त्म करेंगे, यानी कि इस पूरे जो आपके 12th का संस्कृत है उसमें 16 चैप्टर हैं। अभी हम लोग 7वें चैप्टर पर हैं। जैसे ही 8वां चैप्टर होगा, यानी आधा जैसे ही होगा, हम जो अभी तक पढ़ा चुके हैं, आधा चैप्टर पढ़ा चुके होंगे, उसका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। एक अलग से वीडियो करेंगे जिसमें ऑब्जेक्टिव होगा और एक वीडियो में सब्जेक्टिव होगा। ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो है 2025 में बैठने वाले छात्रों के लिए होगा, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाए हुए क्वेश्चन होंगे तथा संभावित क्वेश्चन होंगे। इससे पहले जो टेस्ट हुआ था आपके स्कूल में
2023 में 24 में और जो अभी हो रहा है उन सभी प्रश्न पत्रों में से भी क्वेश्चन उठाए गए होंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होगा। तो आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया हो। ये जो चैप्टर है समाप्त हुआ। इस चैप्टर का जो भावार्थ है जो संस्कृत में दिया हुआ था उसको हमने अनुवादित करके, संस्कृत के शब्दों को उच्चारित करके उसको अनुवादित करके आपको समझाया है। अब हम चाहते हैं कि इससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी हो जाए, तो आइए उसको देखते हैं। आइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि भारतवर्ष का कंठहार रूप राज्य किसे कहा गया है। तो हमने सबसे पहले ही देखा है कि भारतवर्षस्य कंठहार रूपम बिहार राज्य अस्ति। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बिहार। यहाँ पर ऑप्शन दिया है उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, झारखंड। तो हमारा आंसर जो है बिहार, तो हम बिहार को टिक करेंगे। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि गार्गी वाचकन्वी किस विषय में दक्ष थी, यानी कि किस विषय में उनको दक्षता प्राप्त थे, किस विषय में वो सबसे मेधावी थी, जिसका कोई तोड़ नहीं था। ऑप्शन है ज्योतिष, शिल्प, शास्त्रार्थ या तंत्र। तो ऑप्शन देखिए और आंसर चूज करने का कोशिश कीजिए। तो आंसर हो जाएगा शास्त्रार्थ। शास्त्रार्थ का मतलब होता है कि क्वेश्चन पूछना और उसका आंसर देना, प्रश्न उत्तर करना, इसको हम शास्त्रार्थ कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि काम शास्त्र की रचना किसने की थी। तो काम शास्त्र ऑप्शन ए है याज्ञवल्क्य, कौटिल्य, वात्स्यायन, मंडन मिश्र। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वात्स्यायन। काम शास्त्र की रचना किसने किया था, तो वात्स्यायन। चौथा क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है, यानी अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। ऑप्शन है बाणभट्ट, कौटिल्य, वात्स्यायन, याज्ञवल्क्य। तो इसका आंसर हो जाएगा कौटिल्य, बी नंबर ऑप्शन कौटिल्य। अगला क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, बृहदारण्यकोपनिषद में किस सभा का वर्णन है। तो जिस सभा का वर्णन है वो क्या है, जनक की सभा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन कि मंडन मिश्र की पत्नी का नाम क्या थी, मंडन मिश्र की पत्नी कौन थी। तो मंडन मिश्र की जो पत्नी थी, क्या वो लोपामुद्रा थी, मैत्रेयी थी, भारती थी या गार्गी थी। तो आंसर हो जाएगा इसका भारती। हम लोगों ने देखा है कि मंडन मिश्र और जो शंकराचार्य के बीच में जो शास्त्रार्थ हुआ था महिषी नामक ग्राम में, उसकी जो नई नायिका थी मंडन मिश्र की पत्नी भारती थी। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि न्याय दर्शन के सूत्रकार गौतम माने जाते हैं। हमने गलत क्वेश्चन पढ़ लिया। न्याय दर्शन के सूत्रकार कौन माने जाते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा गौतम। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कि न्याय कुसुमांजलि किनकी रचना है। ऑप्शन ए गौतम, वात्स्यायन, उदयनाचार्य, मंडन मिश्र। तो क्या है, न्याय कुसुमांजलि। तो इसका आंसर हो जाएगा उदयनाचार्य। अगला क्वेश्चन देखिए कि बाणभट्ट किस नगर से संबंधित थे। तो बाणभट्ट जो थे वह प्रतिकूट नगर से संबंधित है, यानी कि वहीं के रहने वाले थे वे। अगला क्वेश्चन है कि हर्षचरित और कादम्बरी किनकी रचनाएं हैं। तो हर्षचरित और कादम्बरी ये जो रचना है ये हो जाएगा बाणभट्ट का। ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। अंबिकादास, व्यास, बाणभट्ट, जानकी वल्लभ और कौटिल्य। तो आंसर क्या हो जाएगा बाणभट्ट। कादम्बरी और हर्षचरित ये दो संस्कृत के सबसे बड़े लेखों में से एक हैं। आगे देखिए क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है कि नालंदा विद्यापीठ मुख्यतः किस धर्म के अध्ययन का केंद्र रहा था। हमने आपसे बोला था कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, तांत्रिक संप्रदाय। तो इसका आंसर हो जाएगा कि बौद्ध धर्म, यानी कि दक्षिण के जो राजाएं थे उनके संरक्षण में नालंदा विद्यापीठ बहुत समय तक बौद्ध धर्म के अध्ययन का केंद्र था। 12 नंबर क्वेश्चन है कि संस्कृत उपन्यास शिवराज विजय के लेखक कौन है। तो राम अवतार शर्मा,
अंबिका दास व्यास, जगन्नाथ पाठक और वानभट्ट। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे? इसका आंसर हो जाएगा शिवराज विजय है। तो शिवराज विजय के लेखक हैं शिवराज विजय के लेखक हो जाएंगे अंबिका दास व्यास। अगला देखिए क्वेश्चन कि राम अवतार शर्मा किस संस्थान से जुड़े थे? तो ये जुड़े हुए थे पटना कॉलेज से। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कि काकली काव्य के रचयिता कौन है? तो काकली काव्य के रचयिता हो जाएंगे रामकरण शर्मा, जानकी वल्लभ शास्त्री, अंबिका दास व्यास, काशीनाथ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो काकली का आंसर हो जाएगा जानकी वल्लभ शास्त्री। अगला क्वेश्चन है कि दरभंगा नरेश के संरक्षण में कितने वर्षों से संस्कृत ग्रंथ रचे जा रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 400 वर्ष। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन आधुनिक लेखक नहीं है? तो आधुनिक लेखक कौन नहीं है? तो हम लोगों ने देखा है कि रामकरण शर्मा, काशीनाथ मिश्र और जगन्नाथ पाठक ये लोग आधुनिक लेखक हैं, लेकिन गौतम जो हैं वो आधुनिक लेखक नहीं है। गौतम न्याय दर्शन के सूत्रकार हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि न्याय टीका परिशुद्धि किनकी रचना है? तो न्याय टीका शुद्धि ये रचना हो जाएगा उदयनाचार्य का। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है कि मिथिला को एक अन्य नाम क्या है? तो मिथिला का एक अन्य नाम वैशाली, मगध, विदेह, पाटलिपुत्र। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हम लोगों ने देखा है कि मिथिला का जो दूसरा नाम क्या है? विदेह है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि सरस्वती नृत्य करती है यह भाव किस कवि ने व्यक्त किया? तो सरस्वती नृत्य करती है यह परिजात हरण काव्य में कवि कर्णपूर जी ने बताया है। अगला क्वेश्चन है कि मैथिल क्षेत्र के किस गांव को मंडन मिश्र का स्थान माना गया है? तो यह हो जाएगा महिषी। यहीं पे मंडन मिश्र और शंकराचार्य के बीच शास्त्रार्थ हुआ था। 21 नंबर क्वेश्चन है कि संस्कृत साहित्य के आधुनिक लेखकों में कौन सम्मिलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा रामकरण शर्मा। वात्सायन, कौटिल्य और शंकराचार्य ये सब बहुत पुराने हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है कि विदेह किसके नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो विदेह जो है मिथिला के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। 23 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रंथ मोक्ष शास्त्र से संबंधित है? तो न्याय दर्शन जो है मोक्ष शास्त्र से संबंधित है। 24 नंबर क्वेश्चन है संस्कृत भाषा का प्रथम उपन्यास किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है कादम्बरी, शिवराज विजय। तो इसका आंसर हो जाएगा कादम्बरी। आप लोग ध्यान रखिएगा कि संस्कृत भाषा का प्रथम उपन्यास कादम्बरी को कहा जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि मैथिल कवियों की आधुनिक रचना शैली कैसी है? केवल छंदबद्ध, केवल मुक्तक, छंद मुक्त भी, केवल पुरातन शैली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छंद मुक्त भी है। इस तरह से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले थे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, वो हमने कराया है। इस तरह से जो 7वां चैप्टर है बिहार से संस्कृत परंपरा, ये चैप्टर समाप्त हुआ। हमने हर एक संस्कृत वाक्य को उच्चारित करके उसका अर्थ समझाया है तथा उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया है। आप लोगों को इस वीडियो में जो भी अच्छा लगा है या थोड़ा ख़राब लगा है आप उसको बताइए ताकि हम उसे सुधार करें और आपके अनुसार उसको बनाएं। धन्यवाद।